हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम यूनिट 1 को पूरा आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। जो भी स्टूडेंट्स सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे ऑफलाइन, तो आपको जो नोट्स है और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन डिसिप्लिन कोर्स का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। डिसिप्लिन कोर्स में आपको 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं, तो एक आपका एजुकेशन है। हमारी बुक का नाम है मानव विकास की समझ, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग्स, ठीक है। अब बात करें चैप्टर नंबर 1 की, मानव विकास विशेषताएं एवं विभिन्न अवस्थाएं। इसमें हम बात करेंगे मानव का विकास किस तरह होता है, एक बच्चा से मानव बड़ा कैसे होता है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, साथ में उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे और साथ में हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे इसे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, जो कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के, ये जो नोट्स हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे देखेंगे। पहला आता है वृद्धि की अवधारणा मात्रात्मक मापन के आधार पर मापी जा सकती है, ठीक है। वृद्धि मतलब एक प्रकार से किसी संख्या में बढ़ोतरी होना, वो उसकी वृद्धि कहलाती है। और विकास की अवधारणा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आधार पर मापी जा सकती है। अब विकास की बात करें तो विकास क्या होता है, या तो विकास होगा या फिर विकास नहीं होगा, ठीक है। मतलब विकास है, हो रहा है तो मतलब डेवलपमेंट हो रही है, अगर नहीं हो रहा तो विकास कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि विकास को हम 2 तरीके से माप सकते हैं। मात्रात्मक मतलब हम गणित के संख्यों में भी माप सकते हैं, साथ में गुणात्मक उसके गुणों के आधार पर भी माप सकते हैं। बट वृद्धि को हम केवल किस में माप सकते हैं, उसके मात्रात्मक, उसकी मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है उसके आधार पर। उदाहरण के लिए बात करें, अपने आसपास के पड़ोसी या अपने घरों में ही बच्चों का अवलोकन कर सकते हैं। जब बच्चा बड़े हो रहे होते हैं तो हम उनमें होने वाले शारीरिक बदलावों को मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं। और यदि हम यह जानते हैं कि पिछले महीने में बच्चे की मृत्यु स्तर क्या थी, तो हम विकास का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। विकास का भी पता लगा सकते हैं। अब देखिए एक उदाहरण यहाँ पे बताया गया। उदाहरण है कि आप अपने घरों के बच्चों का ही उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद बच्चा किस प्रकार बड़ा होता है, तो हम उसके शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हम माप सकते हैं मात्रात्मक में, ठीक है, माप सकते हैं। और अगर हम वहीं विकास को देखना चाहें, वृद्धि शरीर में होती है और विकास को देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में आपका जो इलाका है या फिर आपके जो देश की बात करें, उस देश में बच्चों के मरने का क्या स्तर है और बच्चों के पैदा होने का क्या स्तर है। इससे हमें पता चलेगा विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकेंड पॉइंट आता है किसी व्यक्ति को अपने जीवन में वृद्धि एक निश्चित समय सीमा तक होती है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय सीमा तक होती है। एक व्यक्ति का शरीर एक समय तक ही बढ़ता है, उसके बाद उसके शरीर में बढ़ोतरी होना रुक जाता है। केवल जो चीज़ें बढ़ चुकी हैं उन्हीं के बेसिस पर वो जीवन अपना जीता है, परंतु विकास का कोई समय सीमा नहीं होता, विकास जीवन भर चलता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का शरीर एक उम्र पर आकर वृद्धि करना बंद कर देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया एक सीमा होती है जहाँ पे आपका शरीर आके रुक जाता है। अब इसके आगे आपके शरीर में कोई चेंजेस या वृद्धि नहीं होगी, जैसे उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है, परंतु विकास जीवन भर चलता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति में भाषा, सामाजिक कौशल, सांस्कृतिक विशेषताएं, बुद्धि, विचार, तर्कों एवं संवेग में परिवर्तन, विकास बिना रुके जीवन के अंत तक चलता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति में वो नई नई भाषाएं सीखता है, समाज के बीच में कौशल स्किल्स सीखता है, संस्कृति की विशेषताएं बढ़ती रहती हैं उसकी। एक व्यक्ति के सिंपल से उदाहरण है कि एक व्यक्ति की जो बुद्धि है वो जीवन भर चलती है, बचपन से लेके वो अपने जीवन के अंत तक उसकी बुद्धि में डेवलपमेंट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि उसकी बुद्धि रुक जाएगी, नहीं, उसमें डेवलपमेंट होती रहेगी। अगर वो कुछ नया सीखता है तो उसकी क्या होती है, बुद्धि, उसके दिमाग में डेवलपमेंट होती है। फिर आता है वृद्धि का तात्पर्य व्यक्ति के जीवन में होने वाले जैविक परिवर्तन से है, जिसमें व्यक्ति के शरीर के अंग का विकास होता है। वृद्धि का तात्पर्य क्या है, एक व्यक्ति के जीवन में होने वाले जैविक परिवर्तन, उसके जैविक परिवर्तन से है, जिसमें उसके शरीर के अंग भी आ सकते हैं। विकास का तात्पर्य जैविक परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों द्वारा
व्यक्ति के आचार विचार में होने वाले परिवर्तन से है। विकास का क्या आप कह सकते हैं, विकास एक प्रकार से क्या है, एक व्यक्ति ने समाज में क्या क्या सीखा है उसके परिवर्तनों से है। ठीक है, उसके दिमाग में कितना परिवर्तन आया, उसने कितनी स्किल्स सीखी है अपने जीवन में, ये सब उसके विकास के अंतर्गत आता है। फिर आता है वृद्धि दिखाई देती है इसीलिए उसे निश्चित किया जा सकता है। ठीक है, वृद्धि दिखाई देती है इसीलिए हम उसे क्या कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। एक व्यक्ति की लंबाई दिखाई दे रही है तो हम उसे नाप सकते हैं, परंतु विकास गहन और जटिल होता है इसीलिए यह सरलता से दिखाई नहीं देता। परंतु विकास को नापना काफ़ी कठिन होता है, ना ही हम उसे सरलता से देख सकते हैं और ना ही उसे नाप सकते हैं। वृद्धि को हम सरल रूप में मात्रात्मक में नाप सकते हैं, परंतु विकास को मापने के लिए गहन शोध करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वृद्धि एक आयामी है और विकास बहुआयामी। ठीक है, वृद्धि एक आयामी मतलब वो सिर्फ एक क्षेत्र में ही बढ़ती है, परंतु विकास क्या है, वो बहुआयामी है। मानव विकास के अंतर्गत वृद्धि एक प्रकार के परिवर्तन को परिभाषित करती है जिसमें भौतिक परिवर्तन प्रमुख है, परंतु दूसरी ओर विकास अपने अंदर कई परिवर्तनों को सम्मिलित किए हुए होता है। ठीक है, तो अब बात करें कि मानव विकास के अंतर्गत, मानव विकास सूचांक के अंतर्गत वृद्धि क्या है, एक प्रकार से एक परिवर्तन है, एक परिवर्तन है जिसमें क्या होती है, भौतिक परिवर्तन प्रमुख है। वृद्धि में भौतिक परिवर्तन मतलब आपको वो परिवर्तन दिखाई देगा, लोगों की जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, एक व्यक्ति की लंबाई बढ़ी, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए जिसमें संख्या में वृद्धि हो रही है। परंतु विकास की बात करें तो विकास अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लिए होता है जो मानव विकास को पूरी तरह बनाते हैं। अब बात करें मानव विकास के विभिन्न आयामों का वर्णन करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग इस चैप्टर में से आपसे ये पूछा जा सकता है वृद्धि विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए या फिर मानव के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। तो ये जो है ये टॉपिक्स हैं, ये बिल्कुल मेन टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बात करें हम उसके विभिन्न आयाम कौन कौन से, तो पहला आयाम है शारीरिक विकास। मानव विकास के आयामों में शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आयाम है। मानव का विकास में जो शारीरिक विकास है वो एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के शरीर अंगों का बढ़ना और उसमें परिवर्तन होना महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित है। अब इसमें पॉइंट में बताया गया है कि एक व्यक्ति है जिसका शरीर जो बढ़ रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, वो एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसमें शरीर का बढ़ना, अंगों का बढ़ना, परिवर्तन महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित है। जन्म के बाद व्यक्ति की लंबाई, यहाँ पे वजन आएगा, ठीक है, यहाँ पे वजन आएगा, वजन आदि मात्रात्मक परिवर्तन में आते हैं। एक व्यक्ति जब पैदा होता है उसके बाद उसकी लंबाई बढ़ती है जो कि हम माप सकते हैं, उसका वजन बढ़ता है जो कि हम माप सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है मात्रात्मक रूप में होती है। जन्म के बाद व्यक्ति की लंबाई, वजन आदि मात्रात्मक परिवर्तन में आते हैं। वृद्धि विकास का ही एक महत्वपूर्ण आयाम है और इसे विकास की अवधारणा के रूप में समझा जा सकता है। तो वृद्धि को हम किस रूप में समझ सकते हैं, विकास के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में समझ सकते हैं। फिर सेकंड आता है शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण का विकास। अब एक व्यक्ति हुआ, अब उसके शरीर के द्वारा की गई क्रियाओं पर हम नियंत्रण कर सकते हैं या फिर वो अनियंत्रित है, इसके ऊपर पॉइंट है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे केवल कुछ ही चीज़ें करनी आती हैं, जैसे आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ ही चीज़ें करनी आती है, रोना, चूसना आदि। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे अन्य चीज़ें और क्रियाएं सीखता है, जैसे उंगलियों पर नियंत्रण, मूत्र और स्वच्छ क्रियाओं पर नियंत्रण, अपने पैर और मांसपेशियों पर नियंत्रण आदि प्रारंभिक विकास की मुख्य उदाहरण हैं। ठीक है, तो जब बच्चा एक पैदा होता है तो शुरुआत में उसको दो ही चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है या तो वो रो सकता है क्योंकि वो हंसता नहीं है, उसे हंसना नहीं आता। दूसरा, वह बच्चा सिर्फ चूसना जानता है। ठीक है, अगर हम उसे बोतल से दूध पिलाते हैं तो वो खुद ही चूस के दूध पी सकता है। ये सब चीज़ें उसको शुरुआत से आती है, बट जब वो बड़ा होता है तो उसके बाद उसको अपनी उंगलियों पर कंट्रोल आता है कि उंगलियां ऐसे हिलानी है, पैर की मांसपेशियों को किस तरह कंट्रोल करना है, ये सीखता है वो। साथ में अपने आसपास और मूत्र और स्वच्छता क्रियाएं वो अपने आप सीखता है। ठीक है, तो ये बच्चे को बड़े होते होते ही वो सीखता है। भाषा का विकास, किसी भी व्यक्ति में भाषा का विकास जटिल अथवा कठिन प्रक्रिया है। एक व्यक्ति की भाषा का विकास किस प्रकार होता है, ठीक है, ये बताया गया है। बच्चा अपने परिवार के सदस्यों को देखकर सुनना, बोलने की प्रक्रिया आरंभ करता है। जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो वो शुरुआत से ही सुनता है कि उसके घर में क्या क्या बातें हो रही हैं, इसीलिए माता पिता या फिर घर के लोग बच्चे को बोलना सिखाते हैं कि बेटा आप ये बोलिए। ठीक है, शुरुआत में बच्चा काफ़ी नई नई चीज़ें बोलता है, बट बाद में उसकी जो भाषा है वो क्लियर हो जाती है। जैसे बच्चा
बड़ा होता जाता है उसी प्रकार उसकी भाषा में विकास होता रहता है। वह कुछ नए शब्द सीखता है तथा उनसे बोलने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट आता है संवेदनात्मक विकास, मतलब इमोशंस। संवेदनात्मक, यहाँ पे संदीप है, यहाँ पे संवेदनात्मक शब्द का अंग्रेजी में अर्थ है इमोशन। ठीक है, इमोशनल। संवेग एक भावनात्मक स्थिति है जब उद्दीपित होती है। संवेग एक प्रकार से क्या कहते हैं, भावनात्मक, एक भावनात्मक स्थिति है जो कि उद्दीपित होती है। इस अवस्था को संवेग का नाम दिया गया। उदाहरण के रूप में भय मतलब डर, क्रोध, गुस्सा, चिंता, प्रसन्नता आदि उद्दीपित अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो गुस्सा करना या फिर भय, डर लगना, चिंता करना किसी चीज़ का, या फिर प्रसन्न होना, खुश होना, ये सब क्या है, अवस्थाएं हैं, उद्दीपित होती है अपने आप। समय के साथ साथ मनुष्य अलग अलग संवेग को महसूस करता है। संवेदनात्मक विकास का अर्थ संडे पर एक नियंत्रित करता है। ठीक है, संवेदनात्मक विकास का अर्थ है कि इमोशंस पर नियंत्रण करना। यहाँ जिसने भी हिंदी में गलती है ये सब मैं आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आपको ठीक ठाक नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप इसे जरूर चेकआउट करिए। सामाजिक विकास से तात्पर्य है व्यक्ति का अपना समाज के साथ अंतःक्रिया करने और विभिन्न सामाजिक व्यवहार और भूमिका का विकास से है। ठीक है, तो सामाजिक विकास से क्या है कि एक व्यक्ति जब समाज में होता है, सोसाइटी में होता है, तो उसका सोसाइटी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है ये बताता है कि उसका कितना विकास हुआ है। एक व्यक्ति सोसाइटी में अच्छे प्रकार से रह रहा है तो मतलब उसका विकास काफ़ी अच्छा हुआ है और वो विकास अपने करता जा रहा है। परंतु एक व्यक्ति जो कि सोसाइटी के नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, उन्हें एक प्रकार से तोड़ता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसका विकास नहीं हुआ और वो अपने विकास पर ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे उदाहरण दिया गया, जब बच्चा पैदा होता है तो वह सर्वप्रथम परिवार के साथ संवाद करना आरंभ करता है। धीरे धीरे समाज, विद्यालय, कार्यस्थल, सामाजिक सभाओं आदि का अवलोकन करने के बाद वहाँ पर भी वह अपने संवाद स्थापित करता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए बताया गया कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने परिवार के सिर्फ कुछ व्यक्तियों के साथ ही बातचीत करता है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चे डायरेक्टली बाहर नहीं जाते हैं या फिर उन्हें जो अनजाने व्यक्ति होते हैं उनसे डर लगता है, पर घर के जो लोग हैं उनसे वो अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। बट जब वो बड़ा होता है तो स्कूल से जाता है, कॉलेजेस जाता है, वर्किंग प्लेस पे जाता है जहाँ पे वो काम करते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, लोगों से बात करेगा, संवाद करेगा, जिससे कि उसका समाज में जो कर्तव्य है, दायित्व है, वो बढ़ता चला जाएगा। एक प्रकार से वह सामाजिक प्राणी ही बन जाता है। फिर आता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय है व्यक्ति की विभिन्न बौद्धिक प्रक्रियाओं से, जिसमें वह तर्क देता है, विचार करता है, संवाद करता है, अवलोकन करता है, समस्या समाधान, निर्णय लेने आदि की क्षमताओं को अर्जित करता है। संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है कि एक व्यक्ति की भिन्न प्रकार की बौद्धिक मतलब मेंटेलिटी, उसमें कितनी बुद्धि है, इस प्रकार की प्रक्रिया है। जैसे कि आपको पता है कि आप तर्क दे सकते हैं, अगर आपको कोई पॉइंट दे तो आप उसके ऊपर तर्क दे सकते हैं, आप उसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, आदि निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये सब आप में है, आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया है। फिर आता है निर्णय लेने के बाद। जिन प्याजों ने संज्ञानात्मक विकास पर बहुत विवरण में अध्ययन किया था। ठीक है, तो जिन प्याजे ने क्या करा, संज्ञानात्मक विकास पे काफ़ी अच्छा अध्ययन किया और वर्णन किया, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव विकास की विभिन्न स्तर। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाला आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, तो इस टॉपिक को तो आप बहुत अच्छे से कवर करिए। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति पैदा होता है, उसकी पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक कौन कौन सी अवस्थाएं वो जीता है, तो वो सब इस पॉइंट में आप पढ़ेंगे। जन्म पूर्व अवस्था, मतलब पैदा होने से पहले की क्या अवस्था होती है, यह अवस्था इस अवस्था के दौरान बच्चा माँ के गर्भ में होता है। यह अवस्था लगभग 40 हफ्ते या 9 महीने तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे का स्वस्थ माता की स्वस्थ जीवन शैली खान पान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बच्चा जब माता के पेट में होता है तो वो 9 महीने या फिर 40 हफ्ते तक वहाँ पे रहता है, जिसमें कि माता क्या खाती है, उसकी माँ क्या खाती है, ये सब बच्चे की हेल्थ पे डिपेंड्स करता है। अगर उसकी मम्मी अच्छा खाएंगी, उसकी माता अच्छा खाएंगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा। बट अगर उनकी माँ धूम्रपान या फिर कोई स्मोकिंग करती है तो उनके बच्चे के शरीर पे काफ़ी ज़्यादा असर
पड़ेगा। फिर आता है शिशु अवस्था, जब बच्चा पैदा होता है। मानव विकास के स्तर को जन्म से लेकर 18 महीने की आयु के अंतर्गत सीमाबद्ध किया गया। ठीक है, तो जो शिशु अवस्था है इसको 18 महीनों से लेके कब तक, जन्म से लेके 18 महीने तक सीमा रखी गई है। इस अवस्था में व्यक्ति के दिमाग का विकास, प्रारंभिक शारीरिक गतिविधि का विकास, प्रारंभिक भाषा शैली का विकास महत्वपूर्ण रूप से होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या है, बच्चा जब जन्म लेता है और 18 महीने तक उसके दिमाग का विकास होता है थोड़ा थोड़ा, उसके शरीर का विकास होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एकदम से नहीं होगा या फिर उसका दिमाग एकदम से नहीं चलने लगेगा। इसमें जो है वो गति काफ़ी धीमी होती है, भाषा का कौशल होता है, आदि चीज़ों का वो सीखता है। इस अवस्था में बच्चे के शरीर मध्य भाग उसके हाथ पैर की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या, बच्चे का जो शरीर है, शरीर का मध्य हिस्सा है उसके हाथ और पैर की तुलना में अधिक होता है। मतलब हाथ, बच्चा 18 महीने तक तो हाथ पैर तो चलाने लगता है, बट उसका जो निचला शरीर होता है वो थोड़ा, जैसे कि उनके पैर हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने में उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर आता है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था, 18 महीने से 3 साल। ये जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है ना, आप इसे प्लीज़ बहुत अच्छे से याद करिए। टाइम ड्यूरेशन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इतने साल से लेकर इतने साल के बच्चे की जो अवस्था है उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा विभिन्न शारीरिक परिवर्तन से गुजरता है। 18 से लेकर 3 साल उसके शरीर का मध्य भाग की तुलना में हाथ और पैर अन्य जोड़ तीव्र गति से बढ़ते हैं। ठीक है, हाथ और पैर को छोड़ के जो बाकी हिस्से हैं वो काफ़ी तीव्र गति से बढ़ते हैं। उसकी वजह से बच्चा संतुलन बना पाता है, जैसे कि वो खड़ा होता है तो वो गिरे ना। ठीक है, वो किस उम्र में सीखता है वो बच्चा, वो सब चीज़ें सीखता है 18 महीने से लेके 3 वर्ष की उम्र तक। खड़ा हो पाता है, खड़ा होता है तथा चलना व दौड़ना शुरू करता है। फिर आता है मध्यावस्था। मध्यावस्था बाल्यावस्था 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में। ठीक है, तो बच्चे की जो उम्र है 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में, उसमें वो क्या क्या करता है। तो इस अवस्था में हम पूर्व विद्यालय अवस्था के रूप में जानते हैं। मतलब स्कूल से पहले की जो अवस्था है वो ये है। यह अवस्था होती है जिसमें बच्चा विद्यालय जाने की तैयारी करता है। इस दौरान बच्चा अपनी भाषा को परिपक्व कर रहा होता है तथा यह आकार, समय, स्थान, दूरी आदि की अवधारणाओं को समझना आरंभ करता है। ठीक है, तो 3 साल से लेके 5 साल के बीच में बच्चा क्या सीखता है, बच्चा अपनी भाषा पे सुधार करता है, साथ में वो ये सीखता है कि कितनी दूरी पे है, हमें कहाँ जाना है, ये सब बच्चा सीखता है 3 से 5 साल की उम्र में। अब 5 से 12 साल के वर्ष की बात करें तो रति के काल में यह काल विद्यालय काल होता है। अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा विद्यालय में बिताता है। हालांकि हम यह भी समझना होगा कि जिन संदर्भों में विद्यार्थी विद्यालय नहीं पहुंच पाते, वह घर, परिवार और उनके अनौपचारिक प्रशिक्षण चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा है जिसमें बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। वो अपने पूरे दिन का एक बड़ा हिस्सा स्कूल में बिताता है, जैसे कि 6 से 8 घंटे बच्चा स्कूल में बिताता है। साथ में वह काफ़ी नई चीज़ें विद्यालय में सीखता है। बट वो स्टूडेंट्स जो कि स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, वो उनके पारिवारिक चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो स्कूल नहीं पहुँच रहे। इस अवस्था में बच्चा स्वयं अपने माध्यम से वस्तुओं में तुलना करना सीखता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा क्या सीखता है, तुलना करना। उसको ये पता है कि जूस और पानी में क्या फ़र्क है, उसको ये पता है ऊंचाई और नीचाई में कितना फ़र्क है। ठीक है, ये सब तुलना वो कर पाता है। इस अवस्था में बच्चा नए मित्र बनाता है और समूह का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, नई नई चीज़ें सीखता है, साथ में नए दोस्त बनाता है, ये सब बच्चा करता है। फिर आते हैं किशोरावस्था, 12 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक। यह अवस्था व्यक्ति के जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति की मानसिक शारीरिक संरचनाओं में आने वाले बदलाव उसके व्यवहार को नाटकीय रूप से प्रभावित करते हैं। 12 से 15 वर्ष के बीच में बच्चा क्या सीखता है, जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में मानव के शरीर में ना काफ़ी अलग अलग तरह के डिफरेंस चीज़ें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, वो नई नई चीज़ें सीखता है, उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा विकास होता है सिर्फ इस उम्र के दौरान। फिर आता है प्रारंभिक युवावस्था 20 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र में, ये युवावस्था है। प्रारंभिक युवावस्था किशोरावस्था के बाद अगला अवस्था है। ठीक है, ये किशोरावस्था के बाद की अगली स्टेप है
इस अवस्था में व्यक्ति कुछ किशोरावस्था के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें जो व्यक्ति आता है वो किशोरावस्था पार करके आता है, बट उसमें अभी भी किशोरावस्था की कुछ चीज़ें इसमें होती हैं। तो बड़ा तो वह युवावस्था को धारण किए होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने मानसिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर गंभीरता से सोचना आरंभ करता है, ठीक है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके बारे में सोचता है, जवाबदेही होता है, वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, को लेकर गंभीरता से सोचना आरंभ करता है। इस अवस्था में व्यक्ति विवाह, यहाँ पे विवाह आएगा, जैसे महत्वपूर्ण शादी जैसे महत्वपूर्ण संबंधों का निर्माण करता है और समाज के अन्य अपेक्षाओं के प्रति गंभीर हो जाता है, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चा गंभीर, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो सीरियस हो जाता है अपने लाइफ के प्रति। फिर आता है प्रौढ़ावस्था 35 से 60। व्यक्ति के जीवन में यह अवस्था लगभग मध्य में पड़ती है। इस अवस्था को आप कह सकते हैं ये मिडल अवस्था है या फिर मिडल स्टेप है, इसीलिए इसे मध्यावस्था भी कहा जा सकता है या फिर प्रौढ़ावस्था अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति कार्य करता है, अपने जीवन और परिवार का पालन पोषण करता है, अपने अधिकांश समय अपने परिवार के साथ बिताता है। व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करता है। इस अवस्था में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के समस्याओं के प्रति प्रकृति को समझकर उनका हल निकालने के कौशल को भी विकसित करता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी अवस्था, प्रौढ़ अवस्था आप कह सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति क्या क्या करता है, जैसे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है, ठीक है, जीवन में कुछ करने की चाह रखता है, साथ में वो अपना पूरा का पूरा दिन भर काम ही करता रहेगा, एक प्रकार से इसमें बताया गया है, ठीक है। और व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं के प्रति समझकर उनका हल भी करता है, वो नई नई समस्याओं को समझता है और उनका हल भी प्रस्तुत करता है या फिर हल निकालता है। वृद्धावस्था 60 और उससे अधिक। जब व्यक्ति 60 या 65 में प्रवेश करता है तो विश्व के अधिकांश संस्कृतियों में इसे वृद्ध के रूप में मान्यता दे दी जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे अन्य लोगों पर निर्भर होने लग जाता है, तथा इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें विश्व के अधिकांश संस्कृति इस अवस्था के लोगों को कहती है वृद्ध, मतलब बूढ़ा। अब बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है। तो अब व्यक्ति क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, अब वो चीज़ें नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने परिवार या फिर बाकी किसी अन्य लोगों पर एक प्रकार से आश्रित हो जाता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें अगर आपको समझ में नहीं आया। जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको क्लियर कर लीजिए अभी से ही। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पंचकोश। योग की धारणा के अनुसार मानव का अस्तित्व 5 भागों में बटा है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपके शरीर में पाँच इंद्रियां होती हैं, ठीक है, या फिर 7 इंद्रियां होती हैं, और इनके आधार पर आपके शरीर को 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पंचकोश कहते हैं। यह कोश एक साथ विद्यमान अस्तित्व के विभिन्न तल समान होते हैं। तो ये ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के अस्तित्व में होते हैं। विभिन्न कोशों में चेतना, अवचेतना तथा अचेतन मन की अनुभूति होती है। प्रत्येक कोश एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। जितने भी आपके 5 कोश हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं काफ़ी अच्छी तरह से, वे एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है कि 5 कोशों के बारे में वर्णन कीजिए, या फिर 5 कोश कौन कौन से हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो आपके 5 कोश कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो वो कोश ये निम्नलिखित है। पहला आपका कोश आता है अन्नमय कोश। अन्न तथा भोजन से निर्मित शरीर और मस्तिष्क। इसमें शरीर और मस्तिष्क को आप ले सकते हैं उदाहरण के लिए। संपूर्ण दृश्यमान जगत, ग्रह, नक्षत्र, तारे और हमारी यह पृथ्वी आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, पृथ्वी, आसमान, तारे, ये सब आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह दिखाई देने वाला जड़ जगत जिसमें हमारा शरीर भी शामिल है, यही अन्न से बना शरीर अन्न रसमय कहलाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर को क्या चाहिए, अन्न। हम ये सब अन्न से ही तो बने हैं। अगर आप नहीं खाएंगे या फिर अगर आपको अन्न नहीं मिला होता तो क्या आप जीवित रह पाते, नहीं। तो ये अन्न
आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने अन्न को ब्रह्मा कहा है तथा प्रथम कोश है। यह आपका प्रथम कोश है। यह आत्मा स्वयं को अभिव्यक्ति करती ही रहती है। शरीर कहने का मतलब सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी वृक्ष, लताएं और प्राणियों का शरीर है। ठीक है, शरीर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मानव का शरीर, मतलब हर वो चीज जो कि जीवित है उसका शरीर ही अन्नमय होता है। जो आत्मा इस शरीर को ही सब कुछ मानकर भोग विलास में निरंतरता रहती है, वही तमोगुणी कहलाती है। मतलब कि अगर आपका शरीर सिर्फ भोग विलास, मतलब अपने जीवन को जीने में, भोग विलास करने में अगर है तो उसको तमोगुणी कहलाती है। इस शरीर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस जड़ प्रकृति जगत से बड़ा भी कुछ है। ठीक है, जड़ का अस्तित्व मानव से पहिलों का है। मानव से पहले जड़ का अस्तित्व जो है वो मानव से पहले का है, प्राणियों से पहले का है, वृक्ष और समुद्र लताओं से भी पहले का है। पहले 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश की सत्ता है विद्यमान है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि पुराने समय से ही 5 चीज़ें धरती पे अवेलेबल है, जो कि हैं आग, पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश। ये सब चीज़ें मनुष्य के, ठीक है, किसी भी जीवित चीज़ के होने से पहले यहाँ पे थी, विद्यमान थी। इस जड़ को ही शक्ति कहते हैं, अन्न रसमय कहते हैं। इसी चीज़ को हम अन्न रसमय कहते हैं। यही आत्मा की पूर्ण स्तुति व्यवस्था है। यह आत्मा की अधोगति है। फिर जड़ में प्राण, मन, बुद्धि आदि सुप्ति हैं। ठीक है, तो 5 चीज़ें जो हैं वो पहले से ही अवेलेबल थी। उसके बाद जब मनुष्य का जन्म हुआ या फिर बाकी चीज़ों का जन्म हुआ तो उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में सीखा। फिर जड़ में प्राण, मन और बुद्धि आदि स्थित हैं। इस शरीर को पुष्ट और शुद्ध करने के लिए यम, नियम और आसान का प्रावधान है। ठीक है, यम, नियम और आसान का प्रावधान है। इसे अन्नमय कोश को प्राणमय कोश ने, प्राणमय को मनोमय ने और मनोमय को विज्ञानमय ने, विज्ञानमय को अन्नमय कोश ने ढक रखा है। ठीक है, तो एक कोश दूसरे कोश के अंतर्गत आता है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं और बार बार पढ़ के आप इन्हें याद कर सकते हैं। यही इसी प्रकार से अगर आप लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको जो मार्क्स हैं वो काफ़ी गेन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह सिर्फ शरीर के तल पर ही जी रहा है या उसके ऊपर आवरण में। ठीक है, तो ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने शरीर को सिर्फ जीने में लगा रहा है या फिर वो जो 5 इंद्रियां हैं उन पे भी ध्यान देता है। किस तल पर जीने का अर्थ है? किसी तल पर जीने का अर्थ है हमारी चेतना या जागरण की स्थिति क्या है। ठीक है, किसी तल पर जीने का क्या अर्थ है कि आपकी जो चेतना है और आपका आवरण है वो किस प्रकार का है। जागरण स्थिति क्या है। जड़ बुद्धि का मतलब है ही यही है, इतना बेहोश है। ठीक है, जड़ बुद्धि का मतलब एक व्यक्ति बेहोश है कि उसे अपने होने का होश, जैसे पत्थर और पशु। ठीक है, एक जड़ बुद्धि व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसको अपना यही नहीं पता कि वो है क्यों। अब आता है प्राणमय कोश। प्राणों से बना, श्वास लेने से हमारे अन्नमय कोश से जो शब्दन बाहर तरफ जाता है उसे हमारे चारों तरफ तरंगों का क्रम बन जाता है। यही हमारा प्राणमय कोश होता है। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं और जो चीज़ें हम बाहर छोड़ते हैं वो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, प्राणमय कोश है। मनुष्य और शरीर के शारीरिक रूप से स्वस्थ मनुष्य पूर्ण सांस लेता है। ठीक है, तो एक प्रकार से जो स्वस्थ मनुष्य है वो कैसे सांस लेता है, वो पूरी तरह से सांस लेता है अच्छे से। उसका प्राणमय कोश उतना उत्तम अवस्था में रहता है। जो व्यक्ति जितनी अच्छी सांस लेगा, जितने अच्छे वायु में सांस लेगा माहौल में, उतना ही उसका क्या होगा, शरीर अच्छा होगा। प्राणमय से सतत प्रयोग से प्राणमय कोश को स्वस्थ रखा जा सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्राणमय कोश पे ध्यान दीजिए, आपका जो शरीर है वो ऑलवेज अच्छा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है मनोमय कोश। मन से बना। हम जो देखते, सुनते अथवा हमारी इंद्रियां द्वारा जब कोई संदेश हमारे मस्तिष्क तक जाता है
उसके अनुसार वह सूचना एकत्रित हो जाती है और मस्तिष्क से हमारी भावनाओं के अनुसार रसायन का हिसाब होता है। ठीक है, तो जो चीज़ आप सुनते हैं, देखते हैं या फिर महसूस करते हैं, और वही जो चीज़ हम महसूस करते हैं वही हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारे मस्तिष्क में जाता है और वो एक जगह जाके वो स्टोर हो जाता है। और क्या होता है, हमारे मस्तिष्क से क्या चीज़ें होती है, भावनाओं का अनुसार रसायन रिसव होता है। मतलब आपके दिमाग में आप कह सकते हैं जो न्यूरल सिस्टम है उसमें इमोशंस की जो चीज़ें हैं या फिर आपका डर जो है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब दिमाग में फ्यूल या फिर आप कह सकते हैं लिक्विड की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, यही सब आपके दिमाग में जनरेट होता है, जिसको हम हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, हार्मोन्स भी कहते हैं, जिससे हमारे विचार बनते हैं। जैसे विचार होते हैं उसी तरह का हमारा मन होता है, और इसी प्रकार प्राणमय कोश के बाहर का एक आवरण बनता है, यही हमारा मनोमय कोश होता है। ठीक है, तो आपने कोई चीज़ महसूस करी, आपने कि वो महसूस की हुई चीज़ आपकी इंद्रियों के द्वारा आपके मस्तिष्क में गई। अब आपके मस्तिष्क में हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है, डोपामिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, तो तब रिलीफ होता है या तो जब आप एंजाइटी में होते हैं, ठीक है, या फिर आप एक प्रकार से कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, जो कि आपके पूरे शरीर को एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा खुश प्रकार से बना देता है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके आसपास के आवरण पर नियंत्रित होती हैं। विज्ञानमय कोश अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान से बना। अंतर्ज्ञान या फिर सहज ज्ञान मतलब आपको कितनी चीज़ों का ज्ञान है, इस प्रकार से ज्ञानमय कोश होता है। फिर आनंदमय कोश आनंदभूति से बना। आनंदभूति का मतलब कि आप किस चीज़ का आनंद लेते हैं या फिर आप उसे महसूस करते हैं, ये सब चीज़ें आनंदमय कोश के अंतर्गत आती हैं। अब आपका आता है चार जीवन सत्य। चार जीवन सत्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बौद्ध दर्शन ने मानव विकास को चार जीवन सत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध दर्शन के द्वारा एक मानव के विकास को किसमें, चार जीवन सत्यों में बताया गया है। यह चार जीवन सत्य क्या है, निम्नलिखित है। पहला आता है दुख। संसार में दुख है। बौद्ध दर्शन मानते हैं कि सारा संसार विभिन्न प्रकार के दुखों से भरा है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, अपने प्रियजनों का अलग हो जाना और अधूरी है, यही सब क्या है, एक दुख है। तो बौद्ध दर्शन हमें बताता है कि हमारे जीवन में चार चीज़ें हैं जो कि हैं और जिन पर हमारा जीवन बेस्ड करता है। तो पहली चीज़ है दुख। वो बताता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं। बुढ़ापा आ गया तो दुख होता है कुछ लोगों को बीमारी हो गई तो दुख होता है, किसी का कोई प्रियजन गुजर गया या फिर चला गया दूर तो दुख होता है। तो ये क्या है, दुख है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, समुदाय। दुखों के कारण। दुख का कारण क्या है, समुदाय। दुख का कारण भोग, विलास, द्वेष आदि है। व्यक्ति जब भी इनके नियंत्रण में चला जाता है तब वह दुखी हो जाता है और दुखों का कारण व्यक्ति के भीतर ही होता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति एक ऐसे आप कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति भोग विलास करने लगे, द्वेष, ठीक है, द्वेष करने लगे, ऐसी गलत चीज़ें करने लगे तो वो क्या है, वो दुख के नियंत्रण में चला गया। फिर आता है निरोध, पॉइंट नंबर 3। दुख का निवारण किस प्रकार करना है। जब व्यक्ति को दुख के कारण के विषय में ज्ञान होता है तब वह उसके निवारण के लिए क्या करता है, प्रयास करता है और उसकी सहायता क्या करता है, आत्मनियंत्रण उसका निर्देशक उसकी सहायता करते हैं। अब आपको पता चला कि आपकी कोई गलत आदतें हैं। ठीक है, अब आप उस आदत को क्या करेंगे, मिटाने की कोशिश करेंगे। तो दुख का निवारण आप कर रहे हैं और इसमें आपकी क्या मदद करेगा, आत्मनियंत्रण उसमें आपकी सहायता करेगा। चौथा पॉइंट आता है मार्ग। दुख के निवारण का मार्ग। बौद्ध दर्शन ने दुख के निवारण के मार्ग के लिए अष्टांग मार्ग बताए हैं। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन ने किसी भी दुख के निवारण के लिए अष्टम मार्ग को प्रस्तुत किया है, जिनके थ्रू आप किसी भी दुख को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिंक्स दिए गए हैं। पहली वाली जो लिंक है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुँचा देगी, दूसरी वाली लिंक आपको हमारे वेबसाइट पे पहुँचा देगी। वहाँ पे आपको इन नोट्स के सारे फॉर्म मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करिए। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हम आपके कमेंट बॉक्स में क्लियर करेंगे। और अब हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इंस्टाग्राम पे भी अपना एक पेज बनाएं जहाँ पे आप लोगों को बाकी सब चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रोवाइड की जा सके। तो आप वहाँ पे भी हमें ज़रूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, जो कि जब हमारा ऑफिशियली तैयार हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
अगर आपको कोई डाउट है आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नोट्स के लिए ब्लॉगिंग वेबसाइट पे एक बार विजिट जरूर करें, काफ़ी सारे नोट्स अवेलेबल है आपके लिए, तो आप वहाँ पे जरूर जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।